नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज, वेतन से आय। इस चैप्टर का 15 नंबर क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, श्री दिनेश 1 जनवरी 2018 को जयपुर में एक कंपनी के शाखा प्रबंधक के रूप में 40,000 से 1,000 से 60,000 रुपये के वेतन में नियुक्त हुए। तो जो दिनेश हैं वो जयपुर में एक कंपनी के शाखा प्रबंधक के रूप में 1 जनवरी 2018 को नियुक्त हुए थे। उनका वेतनमान दिया हुआ है। उसे वेतन का 10% महंगाई भत्ता, 3,000 रुपये प्रति माह चिकित्सा भत्ता एवं 6,000 रुपये प्रति माह सवारी भत्ता भी मिलता है। तो मूल वेतन के अलावा उनको जो है महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता और सवारी भत्ता दिया जाता है। कंपनी ने 1 जुलाई 2019 से उसे बिना किराए के रहने का मकान दिया। तो गत वर्ष में 3 महीने बाद जुलाई में उनको एक बिना किराए के रहने का मकान दिया हुआ है। फ्री एकोमोडेशन फैसिलिटी उनको दी है। इस मकान का उचित किराया 60,000 रुपये प्रति वर्ष है। कंपनी ने इस मकान के संबंध में जुलाई 2019 से मार्च 2020 तक निम्नलिखित व्यय किए और इस मकान पर कंपनी ने कुछ खर्चे भी किए हैं। मरम्मत के खर्चे किए 2,000 के, बिजली के बिल चुकाए 3500 रुपये के, पानी के बिल 2,000 रुपये के, सेलुलर टेलीफोन के बिल 4,800 के, फर्नीचर का किराया 4,500 रुपये। तो उनको मकान के साथ साथ फर्नीचर भी दिया गया है और उस फर्नीचर को किराए पे लेके दिया गया है। उस फर्नीचर का किराया चुका है 4,500 रुपये। 1 अक्टूबर 2019 को उसका सवारी भत्ता बंद कर दिया गया। उनको 6,000 रुपये प्रति माह सवारी भत्ता दिया जाता है, लेकिन 6 महीने बाद सवारी भत्ता बंद कर दिया। सवारी भत्ता जो है घर से कार्यालय जाने और कार्यालय से घर आने के लिए दिया जाता है, मतलब घर से ऑफिस आने जाने के लिए। तो सवारी भत्ता बंद कर दिया गया और उसकी जगह उनको एक कार दे दी। वो कार है 1.4 लीटर क्षमता की और कार जो है निजी एवं कार्यालय उपयोग के लिए दी गई। मतलब दोनों जगह जो कार है उसका उपयोग किया जाएगा, ऑफिस के लिए और पर्सनल कामों के लिए। चालक के वेतन सहित कार को चलाने एवं रख रखाव के समस्त व्यय कंपनी द्वारा चुकाए जाते हैं। उनको एक ड्राइवर भी दिया गया। उस ड्राइवर की सैलरी, कार के जो मेंटेनेंस के खर्चे, चलाने के खर्चे सारे कंपनी ही उठा रही है। कंपनी और वह वेतन का 14.5% एक प्रमाणित भविष्य निधि में जमा कराते हैं। जो श्री दिनेश है और कंपनी नियोक्ता दोनों का अंशदान जो है प्रमाणित भविष्य निधि में उनके वेतन का 14.5% है। अब यहाँ पर केवल वेतन लिखा हुआ है तो हम वेतन का तात्पर्य यहाँ पर मूल वेतन से ही समझेंगे। यहाँ पर महंगाई भत्ता अगर लिखा होता साथ में तो महंगाई भत्ते को भी शामिल करते। तो मूल वेतन का 14.5% एक प्रमाणित भविष्य निधि में जमा कराते हैं। गत वर्ष में उसके भविष्य निधि खाते में 13.5% वार्षिक की दर से 13,500 रुपये ब्याज के जमा हुए और जो उसका बैलेंस था प्रमाणित भविष्य निधि में, उस बैलेंस पर 13.5% वार्षिक दर से 13,500 रुपये ब्याज के जमा हुए। श्री दिनेश के 2 पुत्र एवं एक बहन नियोक्ता द्वारा संचालित एक स्कूल में निःशुल्क अध्ययन कर रहे हैं। नियोक्ता द्वारा एक स्कूल चलाई जा रही है और उस स्कूल में उसके 2 पुत्र और उनकी बहन जो है निःशुल्क जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और जयपुर की अन्य ऐसे स्कूल में इस प्रकार की शिक्षा की लागत 1,000 रुपये प्रति माह प्रति छात्र है। अगर जो दिनेश है वो अपने बच्चों को और अपनी बहन को अगर कहीं दूसरी जगह पढ़ाते ऐसे स्कूल में, तो वहाँ उनकी लागत आती 1,000 रुपया प्रति माह प्रति छात्र आती। उसे निजी उपयोग के लिए एक लैपटॉप की सुविधा दी गई है जिसकी लागत नियोक्ता के लिए 50,000 रुपये की। तो उनको लैपटॉप एक काम करने के लिए दिया गया है जिसकी लागत नियोक्ता की 50,000 रुपये की है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उनकी वेतन की कर योग्य आय की गणना करनी है और यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि सवारी भत्ते की कोई भी राशि कार्यालय के लिए व्यय नहीं की गई है। जो कन्वेंस अलाउंस है उसमें से जितनी राशि खर्च कर दी जाती है कर्मचारी द्वारा, उस राशि तक की कर मुक्ति प्रदान कर दी जाती है और शेष राशि जो है कर योग्य होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि सवारी भत्ते की कोई भी राशि उन्होंने कार्यालय के लिए उपयोग नहीं ली थी, कार्यालय के लिए व्यय नहीं की थी। यह भी मानिए कि जयपुर की आबादी 26 लाख है, 26 लाख की जयपुर की आबादी है। क्वेश्चन को हल करते हैं। कर योग्य आय की गणना करनी है कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए। Computation of taxable income from salary of Mr. Dinesh for the assessment year
2020-21। पहला है इनकी बेसिक सैलरी हम ज्ञात करेंगे। इन्होंने नौकरी प्रारंभ करी थी 1 जनवरी 2018 को 40,000 से 1,000 से 60,000 रुपये के वेतन में। तो इनकी बेसिक सैलरी की गणना करेंगे। तो इन्होंने नौकरी प्रारंभ करी थी 1 जनवरी 2018 को। तो 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 पूरे साल भर के लिए कर्मचारी जिस वेतनमान पर नियुक्त होता है, यहाँ पर ये जो श्री दिनेश है ये 40,000 से इनका वेतनमान शुरू हो रहा है। तो 40,000 इनको एक साल के लिए, पहले साल इनको 40,000 रुपये मिलेंगे और फिर प्रत्येक वर्ष जो है इनके वेतन में 1,000 रुपये की वृद्धि होगी। 40,000 से 1,000 से 60,000 और 60,000 जब तक उनका मूल वेतन नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक वर्ष जो है 1,000 रुपये की वृद्धि होगी उनके वेतन में। और कर्मचारी जिस माह में नौकरी प्रारंभ करता है अगले वर्ष उसी माह की प्रथम तारीख को जो है वेतन में वृद्धि दी जाती है। तो जनवरी 2018 में इन्होंने नौकरी प्रारंभ करी 40,000 पर। तो 1 जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 तक पूरे साल भर इनको 40,000 रुपये मिलेंगे मूल वेतन के रूप में। और फिर अगले वर्ष 1 तारीख को 1 जनवरी 2019 को उनका वेतन हो जाएगा 41,000 रुपये। 1,000 रुपये की वृद्धि हो जाएगी और ये वेतन उनको पूरे साल भर मिलता रहेगा दिसंबर 2019 तक। फिर 1 जनवरी 2020 में उनके वेतन में फिर से वृद्धि हो जाएगी 1,000 रुपये की और उनका वेतन हो जाएगा 42,000 रुपये। और ये वेतन उनको पूरे साल भर मिलेगा 31 दिसंबर 2020 तक। ये श्री दिनेश जहाँ पर काम कर रहे हैं वो एक कंपनी है, निजी कंपनी है। तो निजी कंपनी, निजी कर्मचारी जो होते हैं उनके लिए 2019-20 गत वर्ष है। गत वर्ष पर कर निर्धारण, गत वर्ष की आय पर कर निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाता है। कर निर्धारण वर्ष है 2020-21 जो वर्तमान में चल रहा है। और इस वर्ष गत वर्ष यानी पिछले वर्ष की आय पर कर लगाया जाएगा। गत वर्ष है 2019-20। 2019-20 जो वर्ष है वो अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक माना जाता है। तो ये निजी कर्मचारी है। निजी कर्मचारी के लिए जो वेतन की गणना है वो अप्रैल से लेकर मार्च तक की जाती है, अप्रैल 19 से लेकर मार्च 2020 तक। अगर यही सरकारी कर्मचारी होते तो उनकी गणना मार्च 2019 से फरवरी 2020 तक की जाती, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन है वो अगले माह की प्रथम तारीख को देय होता है। लेकिन यहाँ पर श्री दिनेश निजी कर्मचारी है इस क्वेश्चन में, तो इनकी जो वेतन की गणना है, मूल वेतन की गणना अप्रैल से लेकर मार्च तक की जाएगी। तो अप्रैल 2019 में उनको जो मूल वेतन मिल रहा था वो मिल रहा था 41,000। तो अप्रैल 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक उनको वेतन मिला 41,000 रुपये। बेसिक सैलरी, इनकी बेसिक सैलरी है अप्रैल 2019 से दिसंबर 2019 9 महीने की इनकी सैलरी हो गई 41,000 रुपये। इनका मूल वेतन 41,000 रुपये इनको मिला 9 महीने तक। 3,69,000। फिर जनवरी 2020 से मार्च 2020 3 महीने इनको जो है मूल वेतन मिला 42,000 रुपये प्रति माह। जनवरी 2020 से इनका मूल वेतन है 42,000 रुपये। 1,26,000। तो इनका कुल मूल वेतन गत वर्ष 2019-20 में 1,26,000 प्लस 3,69,000, 4,95,000 रुपये।
बेसिक सैलरी के बाद इनको वेतन का 10% महंगाई भत्ता मिलता है। डीएनएस अलाउंस, $4,95,000 का 10%, 49,500 रुपये। इनको 3,000 रुपया चिकित्सा भत्ता मिलता है। तो मेडिकल अलाउंस पूर्णतः कर योग्य भत्ता है। मेडिकल अलाउंस की पूरी राशि जो है कर योग्य होगी। मेडिकल अलाउंस मिलता है 3,000 रुपया प्रति माह। तो 12 महीने का मेडिकल अलाउंस हुआ 36,000 रुपये। इसके बाद इनको सवारी भत्ता मिलता है 6,000 रुपये प्रति माह। लेकिन ये सवारी भत्ता अगले पेज में लिखा 1 अक्टूबर 2019 को उसका सवारी भत्ता बंद कर दिया गया। तो अक्टूबर में उनका सवारी भत्ता बंद कर दिया गया अक्टूबर से। तो अप्रैल से लेकर सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने तक इनको 6,000 रुपये सवारी भत्ता मिलता रहा। और इस सवारी भत्ते की अगर कोई राशि ये खर्च कर देते कार्यालय के लिए, अगर कार्यालय के संबंध में अगर कोई इस सवारी भत्ते में से कोई राशि व्यय कर देते तो वो राशि कर मुक्त हो जाती। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है अंत में कि उसने सवारी भत्ते की कोई भी राशि कार्यालय के लिए व्यय नहीं की, तो पूरा का पूरा सवारी भत्ता कर योग्य हो जाएगा। कन्वेंस अलाउंस 6,000 रुपये प्रतिमाह मिलता है, लेकिन ये भत्ता इनको 6 महीने तक ही मिला। 6 महीने बाद में इनको कार दे दी गई 36,000 रुपये। आगे लिखा कंपनी ने 1 जुलाई 2019 से उसे बिना किराए के एक रहने का मकान दिया। तो उन्हें एक रहने का मकान दिया है बिना किराए, तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे। वैल्यू ऑफ फ्री अकोमोडेशन फैसिलिटी, उनको बिना किराए के रहने का मकान दिया हुआ है और ये मकान खुद का नियोक्ता का है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मकान उन्होंने किराए पे लेके दिया है। तो मकान ये खुद का नियोक्ता का है। जब मकान नियोक्ता का हो और जिस क्षेत्र में मकान रहने के लिए दिया गया है उस क्षेत्र की आबादी 25 लाख से अधिक हो, तो कर्मचारी के वेतन का 15% मकान का मूल्य होता है, मकान सुविधा का मूल्य होता है। तो मकान सुविधा का मूल्य होगा वेतन का 15%। यहां पर सैलरी, वेतन से तात्पर्य क्या होगा, वेतन में क्या क्या शामिल होगा। जब मकान सुविधा का मूल्य ज्ञात करते हैं तो वेतन का तात्पर्य होता है मूल वेतन प्लस कर योग्य भत्ते। लेकिन जो कर योग्य भत्ते हैं उनमें महंगाई भत्ता तभी शामिल किया जाता है जब महंगाई भत्ता जो है सेवानिवृत्ति लाभों के लिए भी वेतन में शामिल किया जाता हो। तो यहाँ पर जो महंगाई भत्ता है वो सेवानिवृत्ति लाभों के लिए शामिल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि महंगाई भत्ते के संबंध में इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है। तो हम मानेंगे कि महंगाई भत्ते को सेवानिवृत्ति लाभों में वेतन की गणना में शामिल नहीं किया जाता। तो महंगाई भत्ता यहाँ पर शामिल नहीं होगा मकान सुविधा का मूल्यांकन करते समय। तो कर योग्य भत्ते, फिर बोनस, महंगाई भत्ता, सेवानिवृत्ति लाभों के अनुसार, बोनस प्लस कमीशन। और इसके अलावा अगर सेवा में रहते हुए अगर जो अर्जित अवकाश का वेतन प्राप्त करता है कर्मचारी, तो वो भी शामिल कर लिया जाता है वेतन में। प्लस सेवा के दौरान अर्जित अवकाश वेतन। तो इस क्वेश्चन में वेतन का 15% वेतन से इस क्वेश्चन में वेतन की कितनी राशि आएगी देखते हैं।
तो इस क्वेश्चन में इनको मकान दिया गया है जुलाई 2019 से, तो जो 3 महीने की सैलरी है उसको हम नहीं लेंगे मकान सुविधा का मूल्यांकन के लिए। अप्रैल, मई और जून इस 3 महीने की सैलरी हम जो है मकान सुविधा का मूल्यांकन में शामिल नहीं करेंगे। तो मूल वेतन का 15%, तो बेसिक सैलरी होगी जुलाई से लेकर दिसंबर तक की बेसिक सैलरी लेंगे हम। वेतन की गणना में मूल वेतन शामिल किया जाता है, तो मूल वेतन इनका होगा 41,000 रुपये 6 महीने का, जुलाई से दिसंबर तक का, और फिर जो है जनवरी से मार्च तक का 42,000 रुपये। 43,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2,46,000 और 1,26,000। 2,46,000 प्लस 1,26,000, तो 3,72,000 है बेसिक सैलरी। इसमें ऐड करेंगे डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस नहीं लेंगे क्योंकि डियरनेस अलाउंस इस क्वेश्चन में जो है सेवानिवृत्ति लाभों के अनुसार नहीं है। इसके बाद मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस 3,000 रुपये 1 महीने का है। जो मकान सुविधा है इनको दी गई है 9 महीने के लिए। अप्रैल, मई और जून 3 महीने के लिए इनको मकान सुविधा नहीं दी गई थी, जुलाई से इनको मकान सुविधा दी गई है, तो 9 महीने की मकान सुविधा है। तो हम जो है जितने महीनों के लिए इनको मकान सुविधा दी गई है उतने महीने के ही वेतन के आधार पर मकान सुविधा का मूल्यांकन करेंगे। तो 9 महीने का मेडिकल अलाउंस लिया जाएगा 27,000 रुपये, वो ऐड कर दिया जाएगा। ये हम सैलरी की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 27,000 रुपये ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद कन्वेंस अलाउंस, कर योग्य भत्ते सभी ले लिए जाएंगे। महंगाई भत्ता केवल सेवानिवृत्ति लाभों के अनुसार हो तभी लिया जाएगा। कन्वेंस अलाउंस, तो कन्वेंस अलाउंस अक्टूबर से बंद कर दिया गया था और जुलाई से इनको मकान दिया गया, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का कन्वेंस अलाउंस लिया जाएगा 6,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से, 3 महीने तक ही, क्योंकि अक्टूबर के बाद में इनको कन्वेंस अलाउंस मिलना बंद हो गया था। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का कन्वेंस अलाउंस लिया जाएगा 18,000 रुपये। इसके बाद कोई बोनस, कोई कमीशन इस क्वेश्चन में इनको प्राप्त नहीं हो रहा, तो इनका टोटल कर लेंगे वेतन के रूप में 3,72,000 प्लस 27,000 प्लस 18,000, 4,17,000। तो वेतन से तात्पर्य है, यहां पर वेतन का 15% लेंगे तो 4,17,000 का 15%, 4,17,000 का 15%, 62,550 रुपये। तो जो मकान है, मकान सुविधा का मूल्य इनके लिए है 62,550 रुपये, और इस 62,550 में रेंट ऑफ फर्नीचर ऐड कर देंगे, क्योंकि इनको फर्नीचर की सुविधा भी दी गई है और वो फर्नीचर नियोक्ता का खुद का नहीं है। अगर फर्नीचर नियोक्ता का खुद का होता तो फर्नीचर की मूल लागत का 10% वार्षिक दर के आधार पर हम शामिल कर लेते, लेकिन यहाँ पर फर्नीचर किराए पे लेके दिया गया है, तो 4,500 ऐड कर देंगे 62,550 में, 67,050 रुपये। तो जो फ्री एकोमोडेशन फैसिलिटी है उसकी वैल्यू है 67,050 रुपये। वैल्यू ऑफ फ्री अकोमोडेशन फैसिलिटी, ₹67,050। इसके बाद दिया गया है कि मकान के संबंध में मरम्मत के व्यय, तो मकान के संबंध में जो मरम्मत के व्यय किए जाते हैं वो कर्मचारी की
वेतन की आय में शामिल नहीं किया जाता। बिजली के बिल 3500 रुपये के, पानी के बिल 2000 रुपये के। तो निम्नलिखित व्यय किए गए हैं। तो बिजली के बिल और पानी के बिल चुकाए गए हैं नियोक्ता द्वारा, तो ये दायित्वों का भुगतान है, कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान किया गया है नियोक्ता के द्वारा। तो ये जो अनुलाभ है ये कर योग्य होगा। तो 3500 के बिजली के बिल चुकाए गए हैं और पानी के बिल दिए गए हैं 2000 रुपये। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेमेंट ऑफ वाटर बिल 3500 और 2000 के। तो ये कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान है। कर्मचारी के दायित्वों का अगर नियोक्ता द्वारा भुगतान कर दिया जाता है तो ये सुविधा जो है कर योग्य होती है। तो बिजली के बिल और पानी के बिल चुकाए गए हैं नियोक्ता के द्वारा। सेलुलर टेलीफोन के बिल, टेलीफोन की सुविधा कर मुक्त होती है प्रत्येक कर्मचारी के लिए, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, गैर सरकारी कर्मचारी हो, विशिष्ट कर्मचारी हो, गैर विशिष्ट कर्मचारी हो, सभी के लिए टेलीफोन की सुविधा जो है कर मुक्त होती है। चाहे टेलीफोन कार्यालय उपयोग के लिए हो या निजी उपयोग के लिए हो, किसी भी उपयोग के लिए अगर टेलीफोन की सुविधा दी गई है, मोबाइल की सुविधा दी गई तो वो कर मुक्त होती है। फर्नीचर का किराया दिया गया है, वो हमने मकान सुविधा के मूल्य में ऐड कर लिया। आगे है 1 अक्टूबर से उनका सवारी भत्ता बंद कर दिया गया, उन्हें 1.4 लीटर की क्षमता की कार दी गई। देखिए, जब जो है कर्मचारी को कार दी जाती है और अगर वैल्यू ऑफ मोटर कार फैसिलिटी, नियोक्ता द्वारा जब कर्मचारी को कार दी जाती है और उस कार का उपयोग कार्यालय एवं निजी उपयोग के लिए दी जाती है, यानी दोनों जगह जो है कर्मचारी इस कार का उपयोग कर सकता है, और जो कार को चलाने और रख रखाव के सारे खर्चे नियोक्ता द्वारा उठाए जाते हैं, और कार की क्षमता 1.6 लीटर तक हो, 1.6 लीटर से अधिक नहीं हो, तो 1800 रुपये प्रति माह जो है कार का मूल्य माना जाता है, कार सुविधा का मूल्य माना जाता है। अगर साथ में ड्राइवर भी दिया गया हो तो 900 रुपये प्रति माह के हिसाब से अतिरिक्त जोड़ दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में कार दी गई है, कार्यालय एवं निजी दोनों जगह उपयोग के लिए इनको कार दी गई है। कार की जो क्षमता है वो 1.4 लीटर है, यानी कि 1.6 लीटर से कम है, और सारे खर्चे जो नियोक्ता द्वारा उठाए जा रहे हैं। तो 1800 रुपये प्रति माह इसका मूल्य होगा कार सुविधा का। और साथ में ड्राइवर भी दिया गया है, तो ड्राइवर के 900 रुपये प्रति माह अलग जोड़ दिए जाएंगे। अच्छा, इनको कार दी गई है अक्टूबर से, तो 6 महीने के लिए कार दी गई है, पूरे साल भर के लिए नहीं दी गई है। तो 6 महीने तक 1800 रुपये कार का मूल्य और 900 रुपये ड्राइवर की सैलरी। तो कार फैसिलिटी का जो मूल्य होगा वो होगा 2700 रुपये प्रति माह। 2700 रुपये प्रति माह के हिसाब से 6 महीने के लिए 16,200 रुपये, 16,200 रुपये वैल्यू ऑफ मोटर कार फैसिलिटी। आगे दिया गया कंपनी और वह वेतन का 14.5% एक प्रमाणित भविष्य निधि में जमा कराते हैं। जो कर्मचारी द्वारा प्रमाणित भविष्य निधि में जो अंशदान दिया जाता है वो पूरा का पूरा कर योग्य होता है, और वो जो उसका अंशदान है वो हमने मूल वेतन में उसका शामिल है, उसको हटाया नहीं है, डिडक्ट नहीं किया है। नियोक्ता द्वारा जो कर्मचारी की प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान दिया जाता है वो कर्मचारी के वेतन के 12% तक कर मुक्त होता है, और 12% से जो भी अधिक राशि होती है नियोक्ता के अंशदान की वो कर योग्य होती है। तो यहाँ पर जो नियोक्ता का अंशदान है वो 14.5% है कर्मचारी के वेतन का। तो जो 2.5% है, 12% से ऊपर की जो राशि है वो जो है वेतन की कर योग्य आय में शामिल की जाएगी। एम्प्लॉयर्स contribution in excess of 12% of सैलरी। अब यहाँ पर केवल वेतन लिखा है तो वेतन से हमारा तात्पर्य केवल मूल वेतन से होगा, इसमें महंगाई भत्ता शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से यहाँ पर महंगाई भत्ता दिया नहीं गया है। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी,
कर्मचारी की सैलरी है, मूल वेतन है 4,95,000। 4,95,000 का 14.5% जो है किया जाता है अंशदान के रूप में, जिसमें से हम माइनस कर देंगे 4,95,000 का 12%। 4,95,000 का 12%। यहाँ पर सीधा 4,95,000 का 2.5% भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। तो 4,95,000 का अगर 2.5% देखें तो आता है 12,375 रुपये। 12,375 रुपये। तो जो नियोक्ता का प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान है उसकी कर योग्य राशि है 12,375 रुपये। आगे दिया गया गत वर्ष में उसके भविष्य निधि खाते में 13.5% वार्षिक की दर से 13,500 रुपये ब्याज के जमा हुए। तो प्रमाणित भविष्य निधि में जो भी राशि है, जो भी बैलेंस अमाउंट होता है, उस पर जो ब्याज प्राप्त होता है वो 9.5% तक कर मुक्त होता है। अगर 9.5% से जो भी ब्याज की राशि जमा हुई है वो अधिक की राशि कर योग्य होती है। तो 13.5% वार्षिक दर से ब्याज जमा हुआ है, तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड in excess of 9.5%। तो 9.5% से जो भी अधिक राशि है वो कर योग्य होगी। तो इसकी कैलकुलेशन होगी 13,500 है 13.5%। तो 9.5 के ऊपर 9.5 से अधिक जो भी ब्याज की राशि है वो कर योग्य हो जाएगी। तो 4% जो है ब्याज की राशि कर योग्य होगी। 13,500 को 13.5 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4,000 रुपये आता है। तो 4,000 रुपये जो ब्याज के रूप में जमा हुए हैं प्रमाणित भविष्य निधि के जो शेष पर वो कर योग्य होंगे। श्री दिनेश के 2 पुत्र एवं एक बहन नियोक्ता द्वारा संचालित एक स्कूल में निःशुल्क अध्ययन कर रहे हैं। तो ये जो एजुकेशन फैसिलिटी है, ये एजुकेशन फैसिलिटी केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही कर योग्य होती है। तो विशिष्ट कर्मचारी में कौन कौन शामिल होते हैं? एक कर्मचारी जो कंपनी का संचालक भी है, तो यहाँ पर ये शाखा प्रबंधक है, ये संचालक नहीं है। दूसरा, ऐसा कर्मचारी जिसका कंपनी में सारवान हित हो, सारवान हित यानी कि उसके पास 20% या अधिक जो है समता अंश हो, ऐसा भी इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तीसरा है कर्मचारी जिसकी गत वर्ष की वेतन से कर योग्य आय 50,000 रुपये से अधिक हो। तो यहाँ पर ये जो श्री दिनेश है इस क्वेश्चन में इनकी जो वेतन की जो कर योग्य आय है वो 50,000 रुपये से अधिक है, क्योंकि इनका मूल वेतन ही 4,95,000 रुपये है। तो स्पष्ट है कि इनका जो वेतन से जो कर योग्य आय है वो 50,000 रुपये से अधिक है, इसलिए श्री दिनेश जो है विशिष्ट कर्मचारी है। जो यहाँ पर इनको जो शिक्षा सुविधा दी जा रही है इनके बच्चों को और एक बहन को, वो इनके लिए कर योग्य अनुलाभ होगी। लेकिन जब शिक्षा की सुविधा दी जाती है नियोक्ता द्वारा संचालित स्कूल में, जब निःशुल्क अध्ययन की सुविधा दी जाती है तो वहाँ पर 1,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा तक ये सुविधा कर मुक्त होती है। और ये सुविधा केवल जो है कर्मचारी के बच्चों के लिए ही कर मुक्त होती है। तो यहाँ लिखा है कि दिनेश के 2 पुत्र एवं एक बहन नियोक्ता द्वारा संचालित स्कूल में निःशुल्क अध्ययन कर रहे हैं और उनकी स्कूल में निःशुल्क अध्ययन कर रहे हैं। अगर ऐसी किसी अन्य स्कूल में अगर इनका एडमिशन करवाया जाता, उनको अध्ययन करवाया जाता, तो इस प्रकार की शिक्षा की लागत आती है 1,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा। तो जो एजुकेशन फैसिलिटी दी जाती है कर्मचारी के बच्चों को, वो 1,000 रुपया प्रति माह तक प्रति बच्चा कर मुक्त होती है। तो जो इनके बच्चों को जो शिक्षा की सुविधा दी जा रही है नियोक्ता द्वारा संचालित स्कूल में, वो कर मुक्त होगी। लेकिन जो बहन को जो शिक्षा की सुविधा दी जा रही है वो कर योग्य होगी, क्योंकि ये जो शिक्षा की सुविधा है केवल बच्चों के लिए ही कर मुक्त होती है। तो बहन का जो हिस्सा है वो कर योग्य होगा। वैल्यू ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी टू एम्प्लॉयज सिस्टर 1,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से 12 महीने के लिए 12,000 रुपये के लिए। उसे निजी उपयोग के लिए एक लैपटॉप की सुविधा दी गई है जिसकी लागत नियोक्ता के लिए 50,000 रुपये की थी। तो निजी उपयोग के लिए अगर लैपटॉप कंप्यूटर दिया जाता है तो ऐसी सुविधा का मूल्य 0 होता है, ऐसी सुविधा कर मुक्त होती है। कर निर्धारण 2020-21 के लिए तो
जो भी इनको सुविधाएं दी जा रही थी, जो भी इनको भत्ते दिए जा रहे थे, वो सारे हमने शामिल कर लिए इनके वेतन की आय में। तो इनकी वेतन की सकल आय ज्ञात कर लेंगे, सबका टोटल कर लिया जाएगा। 4,95,000, 49,500, 36,000, 36,000, 67,050, 3,500, 2,000, 16,200, 12,375, 4,000 प्लस 12,000, 7,33,625 इनकी जो ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी है, ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी है, वो है 7,33,625 रुपये। ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी है 7,33,625 रुपये। करयोग्य आय की गणना करनी है, तो करयोग्य आय की गणना करने के लिए सकल आय में से जो ग्रोस इनकम है उसमें से कुछ डिडक्शन दी जाती है अंडर सेक्शन 16। पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन मानक कटौती दी जाती है वेतन की सकल आय में से। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वेतन की सकल आय अथवा 50,000 रुपये, दोनों में से जो कम हो उसके बराबर दी जाती है। तो यहाँ पर वेतन की सकल आय है 7,33,625 रुपये, इसलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाएगी 50,000 की। दूसरी जो है धारा 16 के अनुसार जो कटौती दी जाती है वो दी जाती है मनोरंजन भत्ते की। तो मनोरंजन भत्ता यहाँ पर इनको दिया नहीं गया है। तीसरी दी जाती है नियोजन कर की, रोजगार पर कर की। रोजगार कर भी इस क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, इसलिए इनको जो है केवल 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। 7,33,625 में से स्टैंडर्ड डिडक्शन की 50,000 रुपये घटा देंगे तो इनकी वेतन से करयोग्य आय है 6,83,625 रुपये। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।